स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पे। आज हम लोग जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बारे में पढ़ेंगे। कौन है जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर? नाम सभी लोगों ने आपने सुना होगा और अभी इनका मूवी भी आने वाला है, तो आप लोग सभी परिचित होंगे। तो आज हम लोग J.R. ओपेनहाइमर, जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बारे में जानेंगे, जिन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है। इनके लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं आप लोगों को ऑपरेशन ट्रिनिटी के बारे में बताऊंगा कि ऑपरेशन ट्रिनिटी क्या था। इसमें पूरा डिस्कशन करूंगा कि कैसे करके ये ऑपरेशन ट्रिनिटी हुआ और एटॉमिक बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ। तो आज हम लोग वो जो एटॉमिक बॉम्ब का इन्वेंटर है, अगर इन्वेंटर बोलना पूरा हद तक तो सही नहीं होगा, लेकिन क्योंकि अकेला ओपेनहाइमर बहुत कोई होता है, फुल क्रेडिट ओपेनहाइमर ही को दे देता है कि ओपेनहाइमर ही ने बनाया था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उस टाइम में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट आपको जाकर अवेलेबल थे। तो ओपेनहाइमर का बहुत बड़ा योगदान है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सबसे बड़ा योगदान ओपेनहाइमर का रहा एटॉमिक बॉम्ब बनाने में, लेकिन हजारों आदमी का योगदान रहा उसमें। उस वक्त अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी आपका जाकर रोल प्ले रहा, मतलब फिजिक्स की थ्योरी बताने में, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। आज हम लोग ओपेनहाइमर के बारे में जानेंगे कौन थे नहीं थे। तो जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है, ये अमेरिकन न्यूक्लियर फिजिस्ट थे और ये डायरेक्टर थे लॉस एलामोस लेबोरेटरी के, जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। देखिए, जब अमेरिका ने एटॉमिक बम बनाने का प्लान किया तो अमेरिका ने बहुत सारा लेबोरेटरी बनाया, लेकिन वहाँ पर टेस्ट होता था, लेकिन जो लॉस एलामोस लेबोरेटरी था वो ही मेन प्रोजेक्ट सेंटर था जहाँ पर एटॉमिक बम बनाया गया। ये आपको जगह मेक्सिको में था। यहीं का आपको जाकर डायरेक्टर बनाया गया किसे? ओपेनहाइमर को। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें सैकड़ों साइंटिस्ट का दरकार था, वो भी नॉर्मल आदमी नहीं, सैकड़ों साइंटिस्ट, वो भी अच्छे साइंटिस्ट का दरकार था, और सभी लोगों ने मिलकर ये प्रोजेक्ट को बनाने में, मतलब एटॉमिक बम बनाने में बहुत ज्यादा साथ दिया ओपेनहाइमर का। तो लगभग 1000 या उससे भी ज्यादा साइंटिस्ट लोगों का योगदान रहा एटॉमिक बम बनाने में। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग बोल दे कि ओपेनहाइमर ही ने खुद अकेला वो सिंगल हैंडेडली एटम बम बना दी, ये बोलना गलत होगा, और बाकी जो हजारों साइंटिस्ट लोगों ने अपना योगदान दिया, समझ लीजिए उनका खिलाफ बेईमानी होगा अगर उन लोगों को भी अगर हम लोग योगदान ना दे। तो लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट शख्सियत होता है, जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी होता है, हम लोग उसी के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग ओपेनहाइमर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ओपेनहाइमर ने पूरा तरीका से समझिए प्रोजेक्ट को सही दिशा दिया और पूरा प्रोजेक्ट को लीड सही तरीके से किया। क्योंकि इसी दौर में आप अगर देखें तो ओपेनहाइमर का एक कॉम्पिटिटर जो जर्मनी में थी, जिनका नाम था हाइजेनबर्ग, ये अगर आप जो साइंटिस्ट या जो साइंस लेके पढ़ा हुआ है वो थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी पढ़ा हुआ होगा, ये सब क्वांटम फिजिक्स का बात है। तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो आप इन लोग का नाम जानते होंगे। तो हाइजेनबर्ग भी जो 1932 में उनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के फील्ड में, वो बहुत साइंटिस्ट लोग का मानना है कि ओपेनहाइमर से ज्यादा टैलेंटेड और ज्यादा काबिल इंसान थे, लेकिन उनका पास अच्छा टीम नहीं था। आपका जाकर ओपेनहाइमर सक्सेसफुल है क्योंकि उनका अच्छा टीम था, और आपका जाकर जो हाइजेनबर्ग है उनका अच्छा टीम नहीं था, और उसका प्रोजेक्ट लॉस हो गया। अमेरिका ने 1941 या 2 में आपका जाकर ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जबकि उससे कई 3-4 साल पहले 1939 में ही जर्मनी ने क्या कर दिया था, एटॉमिक बम बनाने का तैयारी शुरू कर दिया था। और शुरुआत दौर में जर्मनी को बहुत हद तक सक्सेस भी मिला, लेकिन जर्मनी में जो साइंटिस्ट का टीम था वो अच्छा टीम नहीं था, या और भी बहुत सारे कारण था, और भी दुनिया को नहीं चाहता था कि दुनिया में हुकूमत हो, जैसा कि अगर नाजी पार्टी जीत जाता या जर्मनी जीत जाता तो कुछ अलग ही रूप देखने को मिलता। तो इसलिए बहुत सारा जियोपॉलिटिक्स का कंडीशन था, उस पर मैं बहस नहीं करूंगा। ये इसलिए बोलना चाहूंगा कि फेल हो गया, और जो हाइजेनबर्ग है वो एटॉमिक बम बना नहीं सके, और ओपेनहाइमर को सक्सेस मिला और एटॉमिक बम बना लिए ओपेनहाइमर ने। तो हम लोग देख लेते हैं उनका अर्ली लाइफ कहाँ गुजरा, कहाँ से थे, और उनका एजुकेशन क्या था। सबसे पहले ये जूइश फैमिली से बिलोंग करते थे, इनके फादर भी यूरोपियन थे। ये लोग अच्छे जिंदगी की तलाश में अमेरिका में जाकर बसे। तो इनका जन्म 22 अप्रैल 1904 में न्यूयॉर्क सिटी में होता है। इनके फादर एक रिच जूइश पर्सन थे। ओपेनहाइमर का जो बैकग्राउंड था वो अच्छा खासा, मतलब रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, उनका बैकग्राउंड बहुत रिच था। और ओपेनहाइमर एक ब्राइट स्टूडेंट थे। 17 साल की उम्र में वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं और वहाँ पर जाकर पढ़ाई करते, कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद वो और हायर एजुकेशन के लिए वो इंग्लैंड चले जाते, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर अपना पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। और यही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो आपका जाकर साइंस का डिग्री लेते हैं, पीएचडी तो वो 23 साल की उम्र ही में कर लेते हैं। फिर वहीं वो अर्नेस्ट रुदरफोर्ड से मिलते हैं। रुदरफोर्ड कौन है? आप अगर जो साइंस पढ़े वो जानते ही होंगे कि रुदरफोर्ड जो है, इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन को, और न्यूक्लियर एटॉमिक स्ट्रक्चर है अल्फा बीटा रे, इसको भी प्रपोज किया था अर्नेस्ट रुदरफोर्ड। और इनका सबसे इम्पोर्टेंट जो योगदान रहा है प्रोटॉन को डिस्कवर करने में, रुदरफोर्ड का बहुत बड़ा योगदान रहा। और ये रुदरफोर्ड जो थे ये न्यूजीलैंड से, इनका असल फैमिली बैकग्राउंड न्यूजीलैंड था, लेकिन ये ब्रिटिश में आकर बस गए थे। और इन्हें 1998 में नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में, और इन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता। रुदरफोर्ड जो आपका जाकर ओपेनहाइमर थे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे अर्नेस्ट रुदरफोर्ड से, और वो चाहते थे कि इनका स्टूडेंट बनने का उनको अच्छा था। रुदरफोर्ड उनको पढ़ाते भी है। फिर उसके बाद वो जो थॉमसन है, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था ना, तो उनका पास भी
की पढ़ाई करते हैं। फिर ओपेनहाइमर अपना पीएचडी का डिग्री जर्मनी में यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंगेन वहां जाकर वो अपना पीएचडी का डिग्री पूरा करते हैं और वहां पर वो जाकर मिलते हैं मैक्स बॉर्न से और उनका अंदर वो स्टडी करते हैं। तो ओपेनहाइमर अपना ज्यादातर टाइम रिसर्च में गुजारते थे। और ओपेनहाइमर के एक लाइफ का बता दूं कि ओपेनहाइमर बहुत ज्यादा चेन स्मोकर थे, बहुत ज्यादा सिगरेट पीते थे और बहुत ज्यादा नशा में रहते, यानी कि सिगरेट का नशा में रहते थे। क्यों? क्योंकि वो जो उनका करीबी है या जो उनका बायोग्राफी अगर आप अच्छे से रिव्यू करिएगा या उनका लाइफ हिस्ट्री पर अभी जो मूवी आ रहा है वो देखिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो एक बहुत डिप्रेस पर्सनालिटी थे, मतलब उनको बहुत डिप्रेशन का मरीज थे। तो उनको बहुत ज्यादा टेंशन में डिप्रेशन में रहते थे। तो वो अपना डिप्रेशन का इलाज करने को कहा कि फिजिक्स में घुस गए। तो और ज्यादातर आप जो साइंटिस्ट होता है वो ज्यादातर डिप्रेशन का शिकार ही होता है, इसी के लिए दुनिया से हट के, उन लोगों का सोच दुनिया से हट के होता है, इसी के लिए लोग डिप्रेस रहते हैं। तो बहुत ज्यादा टाइम अपना रिसर्च करते थे, बुक को पब्लिश करते थे और खासकर क्वांटम थ्योरी और थियोरेटिकल फिजिक्स में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उस पर उनको इंटरेस्ट था और उसी पर ज्यादा रिसर्च किया करते थे। उसके अलावा उनको क्लासिक और ईस्टर्न फिलोसफी भी बहुत ज्यादा पसंद था। फिर 1929 में ओपेनहाइमर ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में टॉप किया और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, ये दो जगह में ओपेनहाइमर ने क्या किया, टॉप कर दिया। हर एक फील्ड, मतलब साइंस का जो भी फील्ड में वो जो थ्योरी लेकर पढ़ते या जो थ्योरी उन्होंने दिया तो उस सब में वो टॉप कर गए। तो ज्यादातर टाइम वो रिसर्च करते थे, पढ़ाई लिखाई में गुजारते थे, अपना थ्योरी देने में लगाते थे। तो उनको पर्सनल लाइफ में अपना जिंदगी के लिए जो अपना एक होता है इंसान का खुद का जिंदगी को जीना, वो अपना जो पर्सनल लाइफ को बहुत कम देते थे। तो जैसे जो नाजीज्म का जो जर्मनी में जो प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया 1930 में, और ये बहुत बड़ा इवेंट रहा। और यहाँ से क्या हो जाता है, अमेरिका टेंशन में आ जाता है कि एक बड़ा पावर, सुपर पावर बन जा रहा है जर्मनी, इसे कैसे करके रोकना है। तो इसका लिए अमेरिका बहुत चिंतित था, लेकिन अमेरिका अभी तक उतना बड़ा चिंतित नहीं था कि जब अमेरिका को पता चलेगा कि जर्मनी एटम बम बना रहा है, ये बात रहा। तो ओपेनहाइमर उनका जो आइडियोलॉजी था वो लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, मतलब वो लेफ्टिस्ट थे और वो बहुत सारा लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन उनका साथ भी उनका बहुत सारा संबंध मिलता है। और वो कम्युनिस्ट पार्टी जो है दुनिया भर में जितना भी कम्युनिस्ट पार्टी था उनका साथ उनका लिंक बताया था। उस दौर में अमेरिका में जो भी कम्युनिस्ट पार्टी था उनका साथ उनका लिंक बताया जाता है। तो वो समझ लीजिए कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उनका कम्युनिज्म का था। और जबकि अमेरिका का आइडियोलॉजी क्या है, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, जो पूरा तरीका से आपका जगह अगेंस्ट है कम्युनिज्म का। तो बाद में आपको जगह देखिएगा कि यही कम्युनिज्म का आइडियोलॉजी के कारण ओपेनहाइमर को बहुत सारा जो पोस्ट था, जब एक दौर में जो एटम बम बन गया तो ओपेनहाइमर को बहुत बड़ा आपको जगह सेलिब्रिटी के तौर पे देखा गया, एक नेशनल हीरो के तौर पे देखा गया। लेकिन वही ओपेनहाइमर का आखिरी जिंदगी बहुत खराब गुजरा। उसका देश में ही उनको देशद्रोह का मुकदमा चला, उनका पीछे FBI पड़ गया था। क्यों? क्योंकि उनको शक था कि ये कम्युनिस्ट का साथ मिले हुए। देखिए, जो देश का काम करता है बस उसका आइडियोलॉजी चेंज होता है, उसके लिए देखिए आपको कितना बड़ा सजा मिल जाता है। कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट देख लेते हैं कि क्या रहा ओपेनहाइमर का। नील बोर और भी बहुत सारा यूरोपियन साइंटिस्ट और खासकर अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने लेटर लिखा और अमेरिका को इन्फॉर्म किया कि जर्मनी में कैसर विल्हेम इंस्टीट्यूट जो है, वहाँ के साइंटिस्ट लोगों ने 1939 में सक्सेसफुली एटम को स्प्लिट करने का टेक्नोलॉजी को सक्सेस कर, मतलब एटम को स्प्लिट करने का टेक्निक को प्राप्त कर लिया। तो ये सब जब नील बोर और भी यूरोपियन साइंटिस्ट, उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब ये बात उस दौर की आपको जगह अमेरिका को बताया और रूजवेल्ट को लेटर लिखा, वो उस टाइम के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे, तो उनको जब लेटर लिखा गया और बताया कि देखिए कैसर विल्हेम इंस्टीट्यूट है, उसने क्या किया है, एटम को स्प्लिट करने का टेक्नोलॉजी को समझ गया है, हो सकता है फ्यूचर में वो एटम बॉम्ब बना ले। तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट बहुत ज्यादा कंसर्न हो कि नाजी पार्टी को पास एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी आएगा, अब तक ये एटम बॉम्ब बनाने टेक्नोलॉजी किसी को पता नहीं है। और रीजन इसलिए कि जर्मनी में हाइजेनबर्ग जैसे लोग साइंटिस्ट थे, उसके बाद जर्मनी पूरा यूरोप पे कब्जा कर लिया था। तो यूरोप में एटम बम बनाने की क्या जरूरत होता है, यूरेनियम। और यूरेनियम कहाँ से, बेल्जियम से मिलता था, नीदरलैंड से, ये सब जगह से बहुत ज्यादा यूरेनियम वो एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। पोलैंड हो गया। तो जर्मनी का पास संसाधन का कोई भी कमी नहीं था और खासकर यूरेनियम का तो कमी जर्मनी का पास था ही नहीं। तो अब रूजवेल्ट और अमेरिका टेंशन में आ गया कि अब एटॉमिक बम बनाने के करीब है नाजी जर्मनी। और यही आपको डर अमेरिका को ने क्या किया, मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में मजबूर कर दिया। 1941 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और ये जिम्मेदारी कौन सा टीम को बनाना है, कैसे करके प्रोजेक्ट को लॉन्च करना है, प्रोजेक्ट के लिए जगह कौन सा चूज करना है, ये सब जिम्मेदारी दिया गया जनरल लेस्ली ग्रुप्स को। जनरल लेस्ली ग्रुप्स एक मिलिट्री जनरल थे, इनको रूजवेल्ट ने जिम्मेदारी दिया कि आप टीम को इकट्ठा करिए, आप ये जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट है इसको गाइड करिए और इसके जो जो कैपेबल बंदा है उसको इकट्ठा करिए, जो जो साइंटिस्ट जहाँ पर भी है उसे इकट्ठा करिए और ये प्रोजेक्ट से जुड़िए। तो जो लेस्ली ग्रुप्स है वो क्या करे, पूरा अमेरिका में छानबीन करना शुरू कर दी। बहुत सारा यूनिवर्सिटी में खुद ये लेस्ली जो ग्रुप्स है खुद एक इंजीनियर है, तो इनको साइंस का अच्छा सा नॉलेज है। तो ये जाकर बहुत सारे यूनिवर्सिटी में लेक्चर अटेंड किए, वहीं पर इनका मुलाकात आपको जाकर ओपेनहाइमर से होता और ओपेनहाइमर उस टाइम तक बहुत ज्यादा नाम कमा ही चुके थे। तो उनसे मिले, उनको बताया गया कि ऐसा हालात है, यूरोप का हालात बदतर हो सकता है और हो सकता है कि जो जर्मनी है वो एटम बम बना ले और उस अगर बन जाता है तो पूरा तरीका से वॉर का जो रूप है वो बदल जाएगा। तो ये बात जब बताया गया तो ओपेनहाइमर को भी, ऐसे ही तो ओपेनहाइमर जूस थे और उनको पता था उनका जूस लोगों के साथ कितना जुल्म हो रहा है आपका जाकर जर्मनी और यूरोप में।
तो वो बोले नहीं, अब मुझे भी अमेरिका का साथ देना है और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में उनका मदद करना है। तो ओपेनहाइमर को डायरेक्टर बनाया गया आपका जाकर मैनहट्टन प्रोजेक्ट का। और ओपेनहाइमर ही ने जब डिस्कशन हो रहा था कितना बड़ा बॉम्ब बनाना है, इसके लिए अमेरिका में लैब तो है लेकिन उतना बड़ा लैब नहीं है, या अमेरिका में अगर मान लीजिए मिशन अनसक्सेसफुल होता है या फेल हो जाता है तो इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ना हो जाए, तो ये सब देखते हुए कोई आपका जो सुनसान जगह लेना पड़ेगा, कोई सुनसान जगह जहाँ पर कोई आबादी नहीं, तो कौन जगह ले, इसका भी एडवाइस ओपेनहाइमर ने दिया। ओपेनहाइमर ने बोला कि लॉस एलामोस जो न्यू मैक्सिको में, वहाँ पर खाली जगह जहाँ पर कोई आबादी नहीं, वहाँ पर हम लोग ये प्रोजेक्ट का सिस्टम यानी कि लैब बना सकते हैं और वहीं से ये प्रोजेक्ट मैनहट्टन प्रोजेक्ट का लॉन्च कर सकते हैं। बहुत सारा मेहनत के बाद, बहुत सारा स्ट्रगल करने के बाद न्यूक्लियर बॉम्ब आखिरकार 16 जुलाई 1945 को बन गया। अब इसका बनने का भी टेक्निक बता देता हूँ कि ये प्लूटोनियम बॉम्ब था। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको जाकर बताऊंगा, जो नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाला है ऑपरेशन ट्रिनिटी के ऊपर, तो उसमें मैं बताऊंगा किस तरीके से एटम बॉम्ब बनाया गया। बस इतना समझ लीजिए कि यूरेनियम की कमी था अमेरिका के पास, और यूरेनियम से जो एटम बॉम्ब बनाने टेक्निक था वो अमेरिका अचीव नहीं कर पा रहा था। यूरेनियम 238 से 235 पर ला नहीं पा रहा था। ये 8 क्या 235 का, ये मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। तो अभी से इतना समझ लीजिए कि यूरेनियम से जो एटम बॉम्ब बनाने टेक्निक है ये अमेरिका उसको अचीव कर नहीं पा रहा था, इनरोच कर नहीं पा रहा था उतना यूरेनियम को, जिसका वजह से उन्होंने क्या कर दिया, अपना कंसेप्ट यूरेनियम से हटाकर प्लूटोनियम की तरफ कर दिया कि प्लूटोनियम से हम लोग एटम बॉम्ब बनाएंगे। तो इसमें अमेरिका सक्सेसफुल रहा। 16 जुलाई को 1945 को सुबह 5:30 से 6 बजे का बीच, 5:30 बजे समझ लीजिए डेट है क्योंकि सब टाइम नोट डाउन किया हुआ रहता है, न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? 18,000 टन का TNT बॉम्ब को फोड़ा जाता है। कहाँ पर? एलामोगोर्डो एयर फोर्स बेस सदर्न मेक्सिको में है। जगह का नाम याद रखना है, एलामोगोर्डो एयर फोर्स बेस सदर्न मेक्सिको में 18,000 टन ऑफ TNT को फोड़ा जाता है 16 जुलाई 1940 को सुबह 5:30 बजे। बड़ा सा धमाका होता है। दुनिया को तो अभी तक कुछ पता चलता नहीं है क्योंकि ये बहुत सीक्रेट प्रोजेक्ट होता है। ये प्रोजेक्ट में जो नीचे दर्जे का जो साइंटिस्ट हो गया, जो एकदम नीचे दर्जे का जो लेबर हो गया, वर्कर हो गया, इन लोगों को पता भी नहीं था कि क्या प्रोजेक्ट बन रहा है। तो बहुत लिमिटेड लोगों तक ही पता था कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका बना रहा है। तो अब अमेरिका ने सक्सेसफुल एटम बॉम्ब बना लिया और उसका टेस्ट भी सक्सेसफुल कर लिया, मतलब मिशन पास। 1 महीना के अंदर अमेरिका ने 2 एटम बॉम्ब जापान में छोड़ दिया, 6 अगस्त को हिरोशिमा, 9 अगस्त को नागासाकी में। जो ग्रुप्स है मैंने जो बताया लेजली ग्रुप्स, इसका मानना था कि पूरा जापान को बॉम्ब मार के पूरा खत्म कर दो, लेकिन तब तक आपका जाकर रूजवेल्ट तब तक वो हट चुके थे, तब तक आ चुके थे ट्रूमन नहीं, तो बॉम्ब मार दिए काफी है, अब जापान सरेंडर कर दिया। क्योंकि पहला बॉम्ब मारने के बाद जापान सरेंडर नहीं किया था, जापान फिर भी फील्ड में था और लड़ाई कर ही रहा था। फिर दूसरा बॉम्ब मार दिया गया और जो लेजली ग्रुप है जिसने ये प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में बहुत मदद किया और साइंटिस्ट लोग को इकट्ठा किया, उसका मानना था ये था कि पूरा जापान को बॉम्ब से उड़ा के खत्म कर दो। लेकिन ट्रूमन ने बोला नहीं ऐसा नहीं, तो बहुत जल्दी आपका जाकर जापान भी हार मान लिया और सरेंडर कर दिया और अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 जीत जाता है। फिर ओपेनहाइमर इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी इन प्रिंसेप, उसके बाद जब वॉर खत्म हो जाता है तो वॉर खत्म होने के बाद ओपेनहाइमर डायरेक्टर बनते हैं इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी जो प्रिंसटन में है, न्यू जर्सी में है। उस इंस्टीट्यूट का उनको डायरेक्टर बनाया था और वो रिटायर होने तक वहीं पर रहते हैं 1966 में, जब तक रिटायर नहीं तो वहीं पर रहते हैं। फिर वो यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1947 में जो एनर्जी कमीशन यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन बैठाया गया था उसका चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया गया 1954 में, जब वो सिक्योरिटी क्लियरेंस पास नहीं कर पाए। देखिए जब वो एटॉमिक बम बना लिए, सक्सेसफुल लॉन्च कर दिए, अमेरिका वॉर जीत गया, तो एक नेशनल हीरो की तरह देखा गया ओपेनहाइमर को। लेकिन जिस तरीका से उनका जो रुझान था आपका जाकर इसका तरफ, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ, तो कम्युनिज्म की तरफ था, तो FBI जब वो एटम बम बना रहे तभी भी FBI CIA उनके ऊपर न रखी हुई थी। लेकिन एटॉमिक बम बनाने के बाद जब ज्यादा उनका नजरिया, और वो तो जानते ही, मैं बताया कि वो ज्यादा नशा में रहते थे और बहुत जरा बाद में बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे, तो इन सब से FBI उनके ऊपर हमेशा शक की नजर से देखती थी कि ओपेनहाइमर तो कहीं रशिया का साथ मिला हुआ नहीं। फिर बाद में जब रशिया भी एटॉमिक बम बनाने के रेस में आगे आया था तो बहुत किसी का मानना है कि ओपेनहाइमर ने ये टेक्नोलॉजी दिया होगा, तो ऐसा कोई बात कभी प्रूफ हुआ नहीं। लेकिन FBI हमेशा ओपेनहाइमर के ऊपर नजर रखे हुए रहती थी और यही कारण से सिक्योरिटी क्लियरेंस वो कर नहीं पाए 1954 में, जिसका वजह से उनका जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन में जो उनका जो चेयरपर्सन थे उनसे उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया। फिर बाद का जो जिंदगी था वो बहुत समझ लीजिए खराबी गुजरा, क्योंकि उनको कैंसर हो चुका था, थ्रोट कैंसर, क्योंकि वो सिगरेट बहुत ज्यादा पीते थे, जिसका कारण उनका डेथ हो गया, मौत हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओपेनहाइमर एटम बम बना लिए, उनको पता तो था, देखिए साइंटिस्ट है, उनको पता तो होगा कि एटॉमिक बम को अगर मान लो एटॉमिक एनर्जी उसको अगर हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, उसका चेन जो रिएक्शन होता है उसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो कितना बड़ा तबाही
तबाही मचाएगा। ये बात तो पता था, और ये बात जब एक्चुअल प्रैक्टिकल जब हो गया तब ओपेनहाइमर को पता चला मैंने तो एक हथियार नहीं तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना दिया, ऐसा हथियार बना दिया जो लाखों करोड़ों लोगों का जिंदगी पूरा का पूरा सभ्यता को खत्म कर देगा। ऐसा मैंने खतरनाक, ऐसा इंसानियत के खिलाफ मैंने हथियार बना लिया। बहुत रिग्रेट रहा और हमेशा ये सोचते रहे कि मैंने ये एटम बम बनाने में क्यों योगदान दिया, क्योंकि ये हथियार था वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और इसने लाखों जापानी लोगों का जान लिया और आज तक न्यूक्लियर वार का जो डर है पूरी दुनिया पे छाया हुआ है। फिर 1949 में जब एटम बम बना लिया, लेकिन एटम बम से ज्यादा पावरफुल कौन होता? हाइड्रोजन बम। अब अमेरिका हाइड्रोजन बम बनाने का रास्ता पे चला, तब जाकर ओपेनहाइमर को फिर प्रपोजल मिला कि अब आप इतना बड़ा साइंटिस्ट है, आपने एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मिशन को अटेम्प्ट किया और एक सक्सेसफुल मिशन किया है, तो एक और मिशन में भी हमारा साथ दे दीजिए, हाइड्रोजन बम बनाने में हमारा साथ दे दीजिए। लेकिन ओपेनहाइमर ने इसको अपोज किया और ये डेवलपमेंट को इस चीज में पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर एडवर्ड टेलर जो उनका कलीग था लॉस एलामोस का, उनको क्या कर दिया, जो न्यू प्रोजेक्ट जो बना हाइड्रोजन बम को, उनको डायरेक्टर बना दिया गया और ओपेनहाइमर का देशभक्ति पर हमेशा शक किया गया और उन्हें माना गया कि वो कम्युनिस्ट सिंपैथाइजर है, मतलब कम्युनिस्ट लोगों के लिए क्या है, दया भाव रखते हैं और इनका ही कारण उनका जो पॉलिटिकल कंडीशन था पूरा तरीका से खत्म हो गया। तो फिर बाद में उनके ऊपर बहुत सारा इल्जाम लगने लगा, तो वो अपना पॉलिटिकल करियर को छोड़ दिए, वो कम्युनिज्म को भी छोड़ दिए और अपना बाकी का जिंदगी वो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो प्रिंसटन में है वहीं पर का डायरेक्टर बनकर अपना बाकी का मरने तक वहीं पर का डायरेक्टर बनकर रहे। उनको इनरिको फर्मी अवार्ड मिलता है 1963 में। 1963 में इनको अवार्ड मिलता है इनरिको फर्मी। किस लिए मिलता है? उनका जो कंट्रीब्यूशन है थ्योरेटिकल फिजिक्स में एज अ टीचर और उनका जो आइडियाज था उसके लिए। फिर इन्होंने जो लॉस एलामोस लेबोरेटरी का जो लीडर एटॉमिक एनर्जी बनाने में जो क्रूशियल रोल प्ले किया, जो एक बहुत क्रूशियल ईयर था एटम बम बनाने का, जो क्रूशियल ईयर था उसमें जो सबसे बड़ा योगदान दिया, उसी के कारण उनको इनरिको फर्मी अवार्ड मिलता है 1963 में। लेकिन ओपेनहाइमर को कभी भी आपका अगर इतना देश के लिए करने का बावजूद उनको ठग का नजर से देखा गया, उनको कम्युनिस्ट का सिंपैथाइजर बताया गया, उनको बताया गया कि वो अपना जो टेक्नोलॉजी है वो सोवियत को दिए है और उनको तो खुद अफसोस था कि मैंने ऐसा हथियार क्यों बना दिया। ये सब इंसान फिक्र और वो हमेशा से डिप्रेस का मरीज थे। ये सब कारण से एक इतना सक्सेसफुल साइंटिस्ट होने के बावजूद भी उनका जिंदगी डिप्रेशन से भरा रहा और आखिरकार उनका देहांत हो जाता है, यानी कि उनका मौत हो जाता है थ्रोट कैंसर से। और वही प्रिंसटन में जो यूनिवर्सिटी में मैंने बताया कि वो आखिरी दम तक यूनिवर्सिटी में रहे, वहीं पर उनका मौत हो जाता है 18 फरवरी 1967 में। तो आज हम लोग ने इसके बारे में जाना, जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर में जाना, उनका जिंदगी के बारे में जाना, उनका कंट्रीब्यूशन के बारे में जाना और ये एक जियोपॉलिटिक्स का चीज ये भी सीखा कि किस तरीके से अगर आप देश का भलाई भी करती है, लेकिन अगर आपका आइडियोलॉजी अलग रहता है, जो सत्ताधारी लोग है अगर उससे आपका आइडियोलॉजी मैच नहीं खाता है, तब आपको कितना बड़ा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी पड़ता है, आप देशभक्त से देशद्रोही बन सकते हैं। तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है, बहुत कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और नेक्स्ट टॉपिक आएगा ऑपरेशन ट्रिनिटी के ऊपर, जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से एटॉमिक बम को बनाया गया। लगभग मैंने इसमें कुछ बताया और बाकी का मैं आपको जाकर ऑपरेशन ट्रिनिटी में बताऊंगा, जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ, और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आने वाला है। मैं आप लोगों को एक हिस्ट्री का अलग से पूरा एंशिएंट मिडिवल आपका जाकर मॉडर्न दौर में किस तरीके से हिस्ट्री हुआ, फिर आपका जो कभी का जियोपॉलिटिक्स है वो सबको अच्छा से कनेक्ट करूंगा, जिससे आप अच्छा जियोपॉलिटिक्स का जो समझ है वो क्रिएट होगा, जिससे आप कोई भी एग्जाम दीजिए या अगर एक सिटीजन है तो एक अवेयरनेस सिटीजन बन के रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।